आप जानते हैं कि भारत जो है कृषि प्रधान देश है और हरित क्रांति के बाद इसमें उत्पादन में काफ़ी उछाल आया और जहां 1950-51 में 5 करोड़ खाद्यान्न उत्पादन करते थे, वहीं जो है 7-8 में 23.67 खाद्यान्न उत्पादन कर रहे हैं और 4 गुनी वृद्धि हुई। लेकिन इसके आप हरित क्रांति के दुष्परिणाम के बारे में देखें, जहाँ भी ध्यान दीजिए मृदा की उत्पादन गुणवत्ता में खास हुआ है, अधिक उपजाऊ जातियों उत्पत्ति में खड़ा हो रहा है, निवेश जो भी हम नाइट्रोजन फास्फोरस का पोटाश इस्तेमाल करते हैं उनकी फर्टिलाइजर एफिशिएंसी में कमी आई है और हमारा जो अंडरग्राउंड वाटर टेबल है वो दिन डिपेंड करता है और मेजर एरिया जो है स्प्रे होती जा रही है और 100-150 के नीचे वाटर टेबल हो जाता है। इसमें जो समर की प्राप्त नहीं दे पा रहे हैं, इवन समर में जो है पानी पीने की बड़ी किल्लत हो रही है और जो है पोषक तत्वों के स्तर में संतुलन घटा है और ज़्यादातर आपके मिट्टी में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, जिंक, मैग्नीज, कॉपर और ये सब सल्फर, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश की भी कमी हो गई है और इसका कमी यही है कि हम मिट्टी के प्रॉपर्टी में फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी पर ध्यान नहीं देते हैं और फर्टिलाइजर डालते हैं। फर्टिलाइजर को जैसे आप कोई देते हैं उसके क्वालिटी में कोई अंतर नहीं होता, म्यूटेट की अवेलेबिलिटी हो जाती है, इसलिए जरूरी है कि हम संतुलित उर्वरक के ऊपर जितनी भी कीट बीमारियां पहले जितनी भी रसायन आती थी हम डालते थे तो खत्म हो जाती थी, लेकिन ये जितनी भी कीट बीमारियां आती उनकी प्रतिरोधक क्षमता में कमी आ गई है और मृदा में जो हेवी मेटल्स हैं, भारी तत्व हैं, आर्सेनिक, शीशा, कैडमियम काफ़ी जमा होता जा रहा है और कीटनाशी दवाओं का अवशेष खाद्य पदार्थों, फलों का सब्जियों में पाया जाता है, जैव विविधता में भी ह्रास होता रहा है। आप देखिए जितने भी हमारे स्मॉलर मिलेट्स थे, मोटे अनाज थे और ये आपके जौ था और ये जितनी हमारी वनस्पतियाँ थी उनकी जो विविधता में दिन प्रतिदिन ह्रास होता जा रहा है और हम जो है एनिमल किंगडम की बात करें चाहे प्लांट किंगडम की बात करें, सब जगह जैव विविधता में ह्रास होता है। नेक्स्ट जैविक खेती की बात कर रहे हैं। जैविक खेती से अभी आज लोग बहुत परिचित नहीं है। जैविक खेती एक ऐसी उत्पादन प्रणाली है जिसमें कृत्रिम उर्वरकों, कीटनाशी एवं प्रतिनियंत्रण रसायन का आनुवंशिक रूपांतरण कहते हैं जो प्रयोग से बचा जाता है। यह अधिकांशतः इसका प्रयोग वर्जित होता है। जैविक खेती में पूर्ण रूप में फसल अवशेष, पशुओं की खाद, हरी खाद, फसल से बनने वाली फसलों का क्षेत्र के अवशिष्ट का जैविक कीट नियंत्रण के क्षेत्र पर विशेष बन दिया जाता है ताकि मिट्टी के उत्पादन गुणवत्ता को दिखाया जाए। ये जैविक खेती की डिवीजन है। नेक्स्ट इसमें और होगा पुराने उसमें शास्त्रों में भी कहा गया है और ये कृषि पराशर स्मृति है, उसमें ये कहा गया है कि मृदा में सूक्ष्मजीवी किसानों के जीवन आधार है। खेत जुताई के समय ये जीव मर जाते हैं। कृषि को संरक्षित करने के लिए खाद्यान्न उत्पादन हमारा प्रमुख कर्तव्य है और गोबर की खाद, नाशी कीट प्रबंधन, अन्य जैविक उत्पादन पद्धति, बायोडायनेमिक फार्मिंग, फसल अवशेष इत्यादि ये विभिन्न उर्वरक हैं जिनको इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट अब आज जैविक खेती के साथ जो है कई खेती, बायोडायनेमिक खेती, कृषि खेती और प्राकृतिक खेती, पर्यावरण मित्र खेती, कई चीज़ों ने जन्म दिया है और इन सभी जो कृषि पद्धतियां हैं उनका मात्र एक उद्देश्य है कि वी अगेन बैक टू नेचर, हम प्रकृति की ओर पुनः लौट चलें। इनका एक ही कॉन्सेप्ट है क्योंकि इसके क्रांति के बहुत से दुष्परिणाम हुए हैं, इसलिए हम इसकी बात करने लगे हैं। और ये फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट का कहना है कि जो राष्ट्र अपनी मिट्टी को बर्बाद करता है वो स्वयं भी बर्बाद होता है। नेक्स्ट बायोडायनेमिक खेती की बात करें। ये बायोडायनेमिक खेती के जो ये कंपोनेंट है, एक नॉर्डिक कंपोस्ट है, वर्मी कंपोस्ट है, कंपोस्ट है और खाद, कंक्रीट
गोबर की खाद का पेस्ट, फॉग पेस्ट, मल्चिंग, हरी खाद और अंतर्वर्ती फसलें और ये बीडी डिफरेंट प्रिपरेशन है, CPT, काउपैक्टी, BD 500 और ये सब जो है कंपोनेंट्स हैं। इसको कि ये बायो डायनामिक का मतलब ये होता है, बायो ने जीवन, डायनामिक में ऊर्जा, जीवन ऊर्जा पर जो खेती आधारित होती है उसको बायोडायनामिक। बहुत धीरे धीरे चलेंगे। अब ये भारत में जैविक खेती की संभावना पर हम विचार करेंगे कि भारत की जलवायु जहाँ 100 से 1000 मिलीमीटर प्रति वर्ष वर्षा होती है, हमारी पारंपरिक खेती पद्धति का जंगल है, यह शुष्क एवं मैदानी क्षेत्रफल है, 60% रेनफेड एरिया है, पर्वतीय और जनजातीय क्षेत्र जहाँ अपनी जैविक खेती की प्रबल संभावना है, ऐसे क्षेत्रों में अपनी रसायनों उर्वरकों को का प्रयोग होता है या नहीं होता है। भारत में 70 ऐसे जनपद हैं जहाँ पर 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर NPK का इस्तेमाल हो रहा है। अतः ये सिर्फ अपनी जैविक खेती के उपयुक्त हैं। ये जनपद हैं, आसाम में 10 जनपद हैं, झारखंड में 5 हैं, हिमाचल प्रदेश में 2 हैं, उत्तर प्रदेश में 8 हैं, उत्तरांचल में 8 हैं, मध्य प्रदेश में 7 हैं, छत्तीसगढ़ में 1 है, राजस्थान में 13 हैं और उत्तरी पूर्वी क्षेत्र की समस्या है। वाराणसी क्षेत्र में 60% शुद्ध बोए जाने वाले क्षेत्र में है, जिसमें 90% भूटियाना, 90% दलहन, 85% तिलहन और 65% कपास की खेती होती है। ऐसे क्षेत्रों में जैविक खेती की काफी गुंजाइश है। कम आयतन में अधिक होने वाली फसलें, सब्जी, फल, मसाले और सड़न एवं औषधि फसलों को जैविक खेती के अंतर्गत लाने से अधिक फायदा होगा। नेक्स्ट, भारत में जैविक खेती के प्रोत्साहन के लिए भारत सरकार द्वारा किए गए पहल वर्ष 2000 में कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एक टास्क फोर्स कृतक बल की श्री कुंवर भाई यादव की अध्यक्षता में गठित किया गया। इस टास्क फोर्स ने जैविक खेती की एक राष्ट्रीय संस्था की स्थापना के लिए स्वीकृति दी। वर्ष 2000 में ही योजना आयोग भारत सरकार द्वारा 10वीं पंचवर्षीय योजना में कृषि के लिए एक संचालन समिति डॉक्टर MS स्वामीनाथन की अध्यक्षता में गठित की गई। इस समिति की निम्न संपत्ति है: उत्तरी पूर्वी क्षेत्र, वाराणसी क्षेत्र, जहाँ अब भी किसी रसायनों का प्रयोग कम है या नहीं हो रहा है, ऐसे क्षेत्रों में जैविक खेती को प्रोत्साहन दिया जाए। जैविक उत्पादों के प्रोत्साहन के लिए जैविक खेती पर योजनाएं प्रतिपादित की जाए। वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अप्रैल 2000 में नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग NPOP की स्थापना की गई एवं एग्रीकल्चर प्रोसेस प्रोडक्शन एक्सपोर्ट को इस कार्यक्रम को क्रियान्वित करने की जिम्मेदारी दी गई। NPOP के अंतर्गत निम्न बिंदुओं पर विशेष बल दिया गया। जैविक उत्पादों एवं उसके प्रसंस्करण के बाद निर्यात के लिए नेशनल स्टैंडर्ड फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन NSOP को निर्यात के लिए भारतीय जैविक लोगो शब्द चिन्ह की को प्रोत्साहन दिया। वर्ष 2004 में 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कृषि मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जैविक खेती पर वार्षिक परियोजना 57.05 करोड़ की लागत से आरंभ की गई। भारत में जैविक खेती पर वार्षिक क्षेत्रीय जैविक प्रमाणीकरण के लिए इनके प्रमाणीकरण के लिए पहले कोई संस्था नहीं थी। अब जैविक खेती के सघन पद्धतियों के विकास, जैविक खेती के लिए आधारभूत आंकड़ों का संकलन और वैकल्पिक प्रमाणीकरण पद्धतियों के विकास पर विशेष बल दिया जाता है। और इससे जो है कई संस्थाएं, 11 संस्थाएं आपके इतिहास में कार्य कर रही हैं, तो इनके प्रमाणीकरण एग्रीगेशन के लिए काम कर रही है। ये है इंडोसर्ट, ये कोचिंग में है और ये स्काल बंगलौर में, IMO कंट्रोल बंगलौर में और इनकोसर्ट औरंगाबाद में, नोका पुणे में, वन से एशिया जबलपुर इसमें, बायो इंस्पेक्टर ये कोचिंग में, SPS कोचिंग में, लैकान कोचिंग में, शोका उत्तरांचल में और बेलक्यू है पुणे में। ये 11 संस्थाएं प्रमाणीकरण में बनी। विश्व में जैविक खेती का स्तर देखिए, जैविक खेती में लगे हुए विश्व के देश 100 कंट्रीज में इसमें लगे हुए हैं। जैविक खेती के अंतर्गत 24 मिलियन हेक्टेयर
ये खेती होती है और SOL 2005 के अनुसार ये 26.0 मिलियन हेक्टेयर हो गई। जैविक खेती में लगे हुए विश्व के प्रमुख देश और उनके क्षेत्रफल कुल जैविक खेती का के साथ ऑस्ट्रेलिया 42% जैविक खेती कर रहा है, अमेरिका 24%, यूनाइटेड किंगडम 23%, विभिन्न जैविक उत्पादों के निर्यात से 26 ये अरब डॉलर अमेरिकन डॉलर की का निर्यात हो रहा है और विभिन्न जैविक उत्पाद के निर्यात के लिए वर्ष 2009-10 में ऐसा अनुमान है कि 100 अरब डॉलर अमेरिकन डॉलर में आमदनी है। ये विश्व के प्रमुख देशों में जैविक खेती के अंतर्गत क्षेत्रफल इसमें सबसे ज्यादा, जैसे मैंने बताया कि ऑस्ट्रेलिया में और संयुक्त राज्य अमेरिका में है। आप देखिए भारत में बस 0.03% टोटल भौगोलिक क्षेत्र का बस ऑर्गेनिक खेती हो रही है, ऑर्गेनिक जैविक खेती हो रही है और उसको बढ़ाए जाने की संभावना है। और जैसा मैंने बताया कि जो रेन फेड एरिया है और जो पर्वतीय और जनजाति वाले क्षेत्र हैं इसकी संभावना है। ये भारत में जो जैविक खेती के अंतर्गत फसलें हैं, खाद्यान्न में धान, गेहूँ, मक्का का काम कर रहे हैं, दलहन में दाल, चना पर काम कर रहे हैं, मसाले में काली मिर्च, इलायची, हल्दी, लौंग पर और वनीला पर, सब्जी में भिंडी, बैगन, टमाटर, आलू, प्याज, लहसुन पर, फल में आम, केला, अनानास पर, अंगूर में संतरा का फसलों पर जैविक खेती भारत में की जाती है। अगर भारत में जैविक खेती का स्तर देखें, स्टेटस देखें, तो प्रमाणित जैविक खेती के अंतर्गत जो फॉरेस्ट एरिया है उसका 2.5 मिलियन हेक्टेयर, कुल प्रमाणित उत्पाद मैट्रिक टन में 115,230, कुल प्रमाणित परियोजना 322 परियोजनाएं काम कर रही हैं और जो प्रोसेसिंग यूनिट है 158 है, अधिकृत निरीक्षण प्रमाणीकरण 11 है और निर्यात की जाने वाले उत्पादों की संख्या 36 है। भारत में कुल जैविक उत्पाद का निर्यात ये 64.72 बिलियन और जैविक निर्यात से कुल आमदनी 2003-04 में करीब 96 करोड़ रुपया। नेक्स्ट, ये भारत में जितनी भी ये जैविक खेती की बात करें तो महाराष्ट्र, गोवा और आपका ये जम्मू एंड कश्मीर तीन में सबसे ज्यादा जैविक खेती हो रही है और भारत सरकार ने सिक्किम और उत्तरांचल 2 स्टेट को जैविक राज्य डिक्लेयर किया है, जहाँ पर ऑर्गेनिक फार्मिंग के जैविक खेती के प्रोत्साहन देने की ये काफ़ी गुंजाइश है। और आपके इसमें सबसे ज़्यादा ये तीन जो है महाराष्ट्र, जम्मू और कश्मीर और जो है अरुणाचल प्रदेश में और सिक्किम राज्य में। नेक्स्ट, अब जो मेन बिंदु है ये आजकल बड़ा कंट्रोवर्शियल है कि हम लोग जितने भी जैविक आंदोलन में लगे हुए लोग हैं और ये कुछ जो पर्यावरण के प्रति काफ़ी जागरूक हैं, वो कहते हैं कि भाई जितने भी हमने धन खेती की है उससे काफ़ी दुष्परिणाम मिला है, इसलिए जैविक खेती को खाया है। और जहाँ तक भारत की जनसंख्या का आप ख्याल रखें तो हम जैविक खेती जितने भी स्रोत हमारे पास हैं वो 25% से ज़्यादा ऑर्गेनिक सोर्सेज से ये दे नहीं सकते और 75% आपको इनऑर्गेनिक जो अजैविक स्रोत है उन पर निर्भर करना पड़ेगा। देखें मतलब भारत की जनसंख्या को देखें तो आप अगर 2001 में 1032 था, 103.2, 2011 में 1267 और 2021 में 2021 में जो है 15-12। हाँ, इसी तरह से खाद्यान्न की आवश्यकता देखें तो लास्ट में 23 मिलियन पैदा कर रहे हैं, 42 मिलियन टन की आवश्यकता है। अगर जैविक खेती करेंगे तो जैविक खेती से ये होता है कि 6 साल तक जो है फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर कन्वर्जन ईयर होता है, उसमें काफ़ी उत्पादन में 30 से 50% जो है कमी आ जाती है। तो 6वें साल में जो है हम कहीं ये प्रॉफिट लेना शुरू करेंगे, 5 साल तक हमको जो है वो उत्पादन नहीं मिलेगा और लॉस रहेगा। तो 5 साल में जब जनसंख्या बढ़ेगी उसकी उधर पूर्ति के लिए सबसे बड़ी समस्या हो जाएगी। इस पर
वो गंभीरता से विचार करता है। यहाँ अब भी हम पैदा कर रहे हैं, कहते हैं कि हम आत्मनिर्भर हो गए हैं। उसमें भी 2006-07 में हमारे देश की प्रति व्यक्ति खाद्यान्न का मांग 169 किलोग्राम था, जैसा डॉक्टर तिवारी जी बता रहे थे, जबकि अमेरिका में 900 और यूनाइटेड किंगडम में 522 किलोग्राम था। दूसरे शब्दों में अमेरिका की तुलना में हमारी प्रति व्यक्ति वार्षिक खाद्यान्न उपलब्धता 1/5 है, यूके की तुलना में 1/3 है। अतः इस स्थिति में हमारा देश अब भी अनपोषित है। देश की 20 से 23% आबादी अब भी गरीबी रेखा के नीचे है, इसे 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती। यहाँ विकासशील देश की बात करें तो उसमें जो है आपके ये 83.2 जो है ये अनपोषित लोग हैं। और विकासशील देश में, विकसित देश में 1.6, भारत में अब भी 23 मिलियन जो है अनपोषित लोग हैं। उत्तरी अफ्रीका में 3.3 है, लातिन अमेरिका और कैरिबियाई क्षेत्र में 4.5 है, चीन में 12.3 है, एशिया प्रशांत चीन और भारत को छोड़ करके 18.9 है, और सब सारा अफ्रीका में 21.2 है। भारत में ये अगर देखें खाद्यान्न उपलब्धता की बात कर रहे थे, जहाँ हमें 1966 में 468.7 ग्राम प्रति व्यक्ति जो है खाद्यान्न, अब ये 432.3 2007 में। तो इस तरह से खाद्यान्न उपलब्धता घटती जा रही है और यहाँ की पॉपुलेशन बढ़ रहा है और पोषण लोग हैं, वहाँ पर खाद्यान्न उपलब्धता अधिक होती होनी चाहिए, लेकिन ये भारत में हम ये स्टेटस की बात कर रहे हैं। वर्ष 2000 में उर्वरक द्वारा मिट्टी के पोषक तत्वों का संवर्धन लगभग 1.8 करोड़ टन फसलों द्वारा निष्कासन 3.75 करोड़ टन होगा, तथा भूमि में लगभग 0.81 करोड़ टन पोषक तत्वों का ऋणात्मक संतुलन बना। हमारे देश में जैविक स्रोतों के पोषक तत्वों की 0.67 करोड़ टन है, जो 2025 में 0.78 करोड़ टन है। इससे ज़्यादा हमारे पास जैविक स्रोत नहीं है जो हम जैविक खेती में लगा सकें। अतः किसी भी तरह जैविक खेती के से मात्र 25% पोषक तत्वों की पूर्ति हो जाएगी। शेष 75% पोषक तत्वों की उपलब्धता के लिए हमें जैविक स्रोतों पर ही निर्भर होना पड़ेगा। अतः भविष्य में मृदा उत्पादकता एवं गुणवत्ता में टिकाऊ को लाने के लिए हम जैविक स्रोतों के समन्वित प्रयोग पर देखना पड़ेगा, तभी पोषक तत्वों के ऋणात्मक अनुसार को पूरा करना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, भारत में जो जैविक संसाधनों का स्तर है, हरी खाद जो है 2.2 मिलियन हेक्टेयर में बोई जाती है, जिससे 1 मिलियन टन जो है पोषक तत्व मिलता है। गोबर की खाद 500 मिलियन टन है और जिससे 1.50 मिलियन टन खाद मिल सकता है। फसल अवशेष से 300 मिलियन टन फसल अवशेष होता है और जिससे कि 1.5 मिलियन टन ये पोषक तत्व मिल सकता है। कंपोस्ट से 2 मिलियन टन ये 2 मिलियन टन जो है ये हो सकती है। वाहित बल एवं गोबर से 0.2 मिलियन, गोबर गैस पंप से 0.30, जैव और बायो फर्टिलाइजर 10,000 मेट्रिक टन का उत्पादन होता है, इससे 0.2 मिलियन टन जो है उत्पादन मिल सकता है। किसी भी हालत में हमें ये 0.67 मिलियन टन से ज़्यादा ये उत्पादन नहीं। और जितने भी पोषक तत्व हैं ये ऑर्गेनिक रिसोर्सेज हैं, उसमें पोषक तत्वों की मात्रा बहुत कम होती है। लेकिन नाइट्रोजन का है 0.5 से 2%, और E2O5 का 0.5 से 1% और E2O का है 1.5 से 2%। और आप 2007-8 का उपभोग होता है 22.57 के अगेंस्ट में 0.6 मिलियन शेष जैविक खेती जो फसल उत्पादकता की बात कर रहे थे, देखिए परंपरागत खेती और जैविक खेती में, यहाँ हम परंपरागत खेती में पहले साल में 10 क्विंटल उत्पादन लेते हैं। अगर जैविक खेती करें तो पहला दूसरा साल तो कन्वर्जन ये होता है, परिवर्तन वर्ष होता है, जिसमें उत्पादन मिलता है। तृतीय जगह पंचम वर्ष तक जो है ये 3 साल तक तो नुकसान होता है और चौथे पगले में मतलब बहुत ही मार्जिनल प्रॉफिट होता है।
लास्ट में प्रॉफिट होती है। तो ये 6 साल में इसको जो है कन्वर्जन किया जाएगा और जो भी उत्पादन होगा वो नेगेटिव उत्पादन होगा, उसकी लास्ट आमदनी से हो जाएगी। इसलिए ऐसे ही जो क्षेत्र है जहाँ पर फर्टिलाइजर नहीं डाले जा रहे हैं या बिल्कुल कम डाले जा रहे हैं, जिसमें कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं है, आप सीधे ऑर्गेनिक फार्मिंग कर सकते हैं। ऐसे क्षेत्रों को लेने की आवश्यकता है। नेक्स्ट, परीक्षण में पाया गया है कि लगातार जैविक स्रोतों से खाद देने से मृदा की गुणवत्ता में सुधार होता है। जैविक खाद्य पोषक तत्वों का ह्रास संवर्धन की अपेक्षा बहुत कम है। जैविक खेती के प्रमाणीकरण में इस बात की हिदायत दी जा रही है कि जो भी जैविक स्रोत हों वो प्रक्षेत्र के ही हों, प्रक्षेत्र के बाहर के स्रोतों के प्रयोग से प्रदूषकों के संक्रमण की संभावना होती है। नेक्स्ट, जैविक उत्पादन का विश्व बाजार आप देखिए सबसे ज़्यादा जो है प्रतिशत जो ये एक्सपोर्ट होता है जिससे उत्पाद है और उसका परसेंटेज बहुत कम है। थोड़ा बेकरी भी का ये परसेंटेज ज़्यादा है। नेक्स्ट, इसलिए देखिए इसमें जो है लास्ट में दिया हुआ कि जो हमारा ये निर्यात करने से जो पैसा मिलता है ये 100 करोड़ रुपया प्रॉफिट होगा आपके 2009-10 में। नेक्स्ट, देखिए अभी जैविक खेती और अजैविक खेती में बहुत ही बहस चली है। ऐसे बहुत चीज़ें ऐसी हैं जिसमें जब तक कोई मतलब हम रिवैलिडेट करके कोई ये एक्सपेरिमेंट करके ये रिजल्ट नहीं पा जाते हैं तब तक कुछ कहना मुश्किल है। जितने भी जैविक आंदोलन में लगे हुए हैं NGO इत्यादि जो इको फ्रेंडली फार्मिंग की बात करते हैं या ये प्राकृतिक खेती की बात करते हैं, उनका ये मानना है कि जैविक खेती का मुख्य उद्देश्य कृषि उत्पादकता में टिकाऊपन के साथ साथ पर्यावरण में भी संतुलन बनाए रखना है। जैविक आंदोलन में लगे हुए लोगों का मानना है कि जैविक उत्पादों का स्वाद अच्छा होता है एवं बेहतरीन गुणवत्ता वाले होते हैं। इन उत्पादों में पोषक तत्वों की मात्रा अधिक होती है। जैविक खेती पर्यावरणीय विध्वंस होता है तथा जैविक खेती के लिए मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार होता है। ये सभी तत्वों पर कृषि वैज्ञानिक एवं जैविक आंदोलन में लगे स्वयंसेवी संस्थाओं के बीच एक लंबी बहस चुकी है। जब तक इन पहलुओं पर तथ्यपरक शोध नहीं हो जाता तब तक कुछ भी कहना मुश्किल है। ये एक विचार है किसी साइंटिस्ट की। जैविक खाद किसी व्यक्ति विशेष या उद्यमों की रुचि पर निर्भर करता है। यदि कोई व्यक्ति जैविक खेती व्यावसायिक विचार या अधिक उत्पादन लेने के लिए करता है तो ऐसा करने के लिए स्वतंत्र है। जैविक खेती एक विपणन औजार है जो पारंपरिक खेती का स्थान खाद्य सुरक्षा के दृष्टिकोण से नहीं ले सकता। अतः बढ़ती हुई जनसंख्या के पूरक पोषण एवं खाद्य सुरक्षा के लिए जैविक खेती का जोखिम नहीं ले सकता। नेक्स्ट, जैविक खेती के संबंध में जो सुझाव है वो इसको एड्रेस करना चाहिए। एक तो इसके डोमेस्टिक बाजार जो है घरेलू बाजार का विकास करना चाहिए। नहीं हम उत्पाद जो पैदा करेंगे उसको जो आम किसान है कैसे उसको मार्केटिंग करेगा, तो इसके लिए जो है मार्केटिंग नेटवर्क जो है आपके लोकल स्तर पर मार्केटिंग इसकी व्यवस्था की जानी चाहिए। नहीं तो आप पैदा करिए, पता चला कि बिका नहीं और प्रमाणित नहीं या कई कारण है उसको जैसे रिजेक्ट हो गया माल, तो उससे किसानों का वैकल्पिक प्रमाणीकरण पद्धति का विकास करना चाहिए। जो समन्वित पोषक तत्व प्रबंधन की बात कर रहे थे, इसमें बिल्कुल मेरा अपना मानना है कि एकदम बिल्कुल जो है केमिकल्स को वर्जित नहीं करना चाहिए। इससे उत्पादन में बहुत गिरावट आएगी और जो उत्पादन लेना है 42 मिलियन टन 2050 तक वो हम नहीं ले पाएंगे और जो जनसंख्या बढ़ रही है उसका भी उत्तर नहीं हो पाएगा। और ग्रीन वेजिटेबल्स जो ग्रीन ये फूड्स हैं उनके प्रमाणीकरण पर ज़्यादा क्योंकि पेरिशेबल आइटम्स होते हैं, सब्जियाँ फल हैं सप्लाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब जितने भी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं या ग्रीन पदार्थ हैं इनके प्रमाणीकरण की तुरंत व्यवस्था होनी चाहिए और जो भी उन पर रिकमेंडेशन या उनको रिकमेंड किया जाए तो उसमें कोई देर नहीं होना चाहिए। अन्यथा जो है ये फ्लेक्सिबल आइटम्स हैं समाप्त हो जाएंगे तो जैविक खेती में ऐसे समीपस्थ क्षेत्रों का केंद्रीकरण जहाँ रासायनिक निवेशों का कम से कम उपयोग हो रहा है या नहीं हो रहा है। जहाँ आप जैविक खेती करना चाहते हैं, मैंने बताया कि जो ये रेनफेड एरिया है जहाँ वर्षा आधारित खेती होती है या पर्वतीय क्षेत्रों में बिल्कुल उर्वरक नहीं डालते हैं, जो जनजात क्षेत्र है और जैसे सिक्किम है उत्तरांचल है ऐसे एरिया है
वहाँ पर इस चीज़ को बढ़ावा देने की जरूरत है और वहाँ पर इसका अच्छा ये प्रोडक्शन करके अच्छा मार्केट उठाएंगे और अच्छा करेंगे। संस्कृत निवेशों के प्रयोग से उत्पादन को बढ़ने का प्रोत्साहन, जिससे किसान श्रमिक जैविक उत्पादों का मानव उत्पादक विकास पर पड़ने वाले प्रभावों की रिहाइश है। अभी ऐसा कहा जाता है कि कई माइक्रोटॉक्सिन है जो ऑर्गेनिक शोषण में पाए जाते हैं। अगर वो माइक्रोटॉक्सिन आपके किसी भी पदार्थ में आ गए तो अगर बाहर भेजते हैं तो वो कंसाइनमेंट इफेक्ट हो जाता है। तो माइक्रोटॉक्सिन का कोई सोल्यूशन नहीं होने पाए, इसलिए इनके भी अच्छी बैच होनी चाहिए जहाँ पर इसलिए कोशिश करके ये सब चीज़ों के सब कदमों के जाँच की जानी चाहिए। जैविक खेती के बारे में किसानों को विभिन्न प्रचार प्रसार माध्यम आकाश अभी जैविक खेती के बारे में आम किसानों की घटना जो है उनको जानकारी नहीं होती है। कुछ लोग कहते हैं ये प्राकृतिक खेती है, कुछ कृषि खेती है, इसके लिए प्रचार प्रसार देनी चाहिए। और इसमें आपका ये टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इसके बारे में जानकारी दी जाए, कैसे खाद उत्पादन किया जाए, इसका कैसे प्रयोग किया जाए, इस सब के बारे में पूरी सामग्री जो हुआ भी है वो किसी और लास्ट में मैं कहना चाहूँगा कि अति संपन्न क्षेत्रों में जहाँ धान की नकदी फसलों की खेती हो रही है तो हमारे लिए अनिवार्य खाद्यान्न है। उन क्षेत्रों में जैविक एवं अजैविक स्रोतों का सम्मिलित प्रयोग बल दिया जाता है। इससे पोषक तत्वों के प्रबंधन के साथ साथ देश की खाद्य सुरक्षा को भी कायम रखा जा सकता है। अति विपन्न क्षेत्र लो रिसोर्स वाले एरिया है, वहाँ असिंचित पराली शुष्क प्रकृति और जनजातियों वाले क्षेत्रों में जहाँ अभी उर्वरक उपयोग बहुत कम है या उर्वरक किया है, ऐसे क्षेत्रों में कम आयतन जो मतलब लो वॉल्यूम और हाई वैल्यू क्रॉप्स हैं, जैसे आपके सब्जियाँ, फल, मसाले, इत्यादि की जैविक खेती का उपयोग किया जाना चाहिए। जैविक खेती से मृदा एवं पर्यावरण में टिकाऊपन लाया जा सकता है, लेकिन देश की खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित नहीं करता। अतः जैविक खेती के साथ साथ गहन कृषि प्रौद्योगिकी आधारित खेती पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। आज आवश्यकता इस बात की है कि भारत ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व को खाद्य सुरक्षा के साथ साथ पोषण सुरक्षा पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। इस बात पर विशेष चिंतन की आवश्यकता है कि उत्पादित खाद्यान्न आम आदमी के क्रय शक्ति के अंतर्गत है। अतः समय रहते हुए उपरोक्त बिंदुओं पर ध्यान नहीं दिया गया तो बढ़ती हुई जनसंख्या के विगत पोषण के लिए वर्ष 1970 में बाहर से खाद्यान्न आयात करना पड़ा तो हमारे देश के लिए सबसे बड़ा सम्मान है। जैविक खेती विश्व की भुखमरी को दूर करने में सहयोग कर सकती है, लेकिन खाद्य सुरक्षा के दृष्टिकोण से परंपरागत खेती का स्थान नहीं ले सकती। हम आज वर्तमान में विश्व की 6 अरब जनसंख्या पर वर्ष 2050 में 9 अरब जनसंख्या को बिना रासायनिक उर्वरकों के न्यायपूर्ण पोषण नहीं दे सकते। ये डॉक्टर जेम्स जो डायरेक्टर जनरल के हैं।